नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम वापस, जैसा कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन वाले टॉपिक को हम लेके अध्ययन कर रहे थे। प्रोनाउन का एक जो प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन, उसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अभी जो हम लोग प्रोनाउन का अगला प्रकार है वो पढ़ने वाले हैं, और बिना मैं आपका समय गंवाए उसकी हेडिंग डाल देता हूं कि प्रोनाउन का जो दूसरा भेद है, दूसरा जो प्रकार है जिसकी मैं इस समय चर्चा करने वाला हूं, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। एक चीज क्लियर और हो जाए यहीं पर ही, संकेतवाचक जो सर्वनाम होते हैं वही संकेतवाचक विशेषण भी होते हैं, ये ध्यान रख लेना। यदि हमने सर्वनाम को अच्छे से पढ़ लिया तो विशेषण पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ये नहीं कि विशेषण पढ़ने में जोर नहीं है, नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पर दोनों चीजें अपने क्लियर कर लेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव चाहे प्रोनाउन हो चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, दोनों ही सेम ही होते हैं। दोनों के जो भी रूल्स है या जो भी अपने को बातें सीखनी होगी वो दोनों के लिए सेम ही सीखने के लिए होगी। ठीक है, ये तो बात होगी इस टॉपिक को लेकर। एक बात मैं और बता देता हूँ, देखिए मेरे पास से कुछ साथी लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, कई साथियों ने तो कॉल करके मेरे को कहा कि सर जब भी आप करवा रहे हो, जैसे मैंने इससे पहले वाला प्रोनाउन का जो भेद डाला था पर्सनल प्रोनाउन, तो उसके अंदर मैंने जानबूझ के कम एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए एग्जांपल्स मैं यहाँ पर चाहे 50 करवा दूं, ठीक है ना, तो उससे क्या है कि आपका वीडियो लेंथी हो जाएगा, और लेंथी वीडियो अपलोड करने में भी, और दूसरी बात लेंथी वीडियो को एक मतलब कंटिन्यू देखने में भी थोड़ा सा बोरिंग मेरे को लगता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं एग्जांपल्स एक दो ही दूंगा। ये तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, उससे ज्यादा मैं एग्जांपल नहीं देने वाला, क्योंकि एग्जांपल्स आप जितने खुद करके देखोगे वो ही आपके लिए अच्छे साबित होने वाले हैं। ठीक है ना, और अब आप सोच रहे हैं कि सर हम एग्जांपल्स कहाँ से लें, तो आप जितनी भी आपके पास गाइड्स है, यदि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की गाइड के अंदर, और या फिर आप किसी भी क्लास की गाइड उठा लीजिए जिसके अंदर प्रोनाउन का टॉपिक है, या फिर आप कुछ नहीं है, गाइड नहीं, इंग्लिश की कोई भी बुक उठा लीजिए। अपने को तो केवल वाक्य देखना है जिसके अंदर उसका पार्ट ऑफ स्पीच का पता लगाना है, बस, और कुछ नहीं करना होता। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है, वापस मैं कह दूं कि एग्जांपल्स एक दो ही अच्छे होते हैं, और उसके बाद में उसकी जितनी आप खुद वो प्रैक्टिस करके देखोगे, अभ्यास करोगे, आपका अभ्यास ही आपके स्किल के अंदर निपुणता लेके आएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, सीधी सी मैं हिंदी में इसकी परिभाषा बता दूं कि संकेतवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। बस ये याद रखोगे, या तो पॉइंट आउट याद रख लीजिए या डेमोन्स्ट्रेट याद रख लीजिए। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट का मतलब कि वो संकेत करके अपने को बता रहा है कि वो वस्तु एक है या एक से ज्यादा है, और जो वस्तु है वो आपके पास में है या दूर पड़ी है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक ही वाक्य को हम दो तरह से, मान लीजिए कि आपके पास में एक टेबल पड़ी है तो हम कहते हैं कि ये एक टेबल है, दिस इज ए टेबल। और वही टेबल यदि दूर पड़ी है तो हम क्या कहेंगे, वहां दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर वो किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज टेबल। तो पता चल गया ना कि एक ही टेबल के लिए जो नजदीक है उसके लिए हम अलग से प्रोनाउन काम में ले रहे हैं, और दूर जो है उसके लिए अलग से प्रोनाउन काम में ले रहे हैं। तो उसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना कहते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करना या फिर डेमोन्स्ट्रेट करना जिन शब्दों के माध्यम से होगा वो सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन सकते हैं। जब वाक्य में इनका प्रयोग कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा 4 ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में पूछा जाता है। हालांकि 5-6 ही तो होते हैं टोटल, तो 4 आपको कंफर्म दिमाग में रखने। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक तो होता है दिस, एक होता है दैट, एक होता है दीज, एक होता है दोज, एक होता है द सेम, और एक होता है सच। बस, और मैं आपको बता दूं फुली कॉन्फिडेंस के साथ में, पूर्णतः मेरे अनुभव के साथ में, एग्जाम के अंदर इन चारों को छोड़कर कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन आने की संभावना नहीं हो सकती। मतलब सबसे ज्यादा बार जो आए हैं दिस दैट दीज दोज ही आए हैं। ठीक है, और आने की संभावना भी इनकी है। ये नहीं कि ये वाले कोई मुश्किल है, कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल आसान ही है, ये भी बिल्कुल एकदम आसानी है। ठीक है ना, पहले तो मैं आपको बता दें, इन चारों की मैं चर्चा करूंगा, और ये जो चारों के चारों हैं इनका प्रयोग कैसे होगा वाक्य के अंदर, इनका प्रयोग कैसे होगा, कब होता है, कहां होता है, वो चीज मैं यहाँ
आपको बताने जा रहा हूं। चलिए एक बार के लिए इसको मैंने क्लियर कर दिया। तो याद क्या रखेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। और दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार ही अपने को ध्यान में रखने हैं। चलिए मैं इन चारों को वापस बोर्ड पर लिख रहा हूं। ये लिख दिया दिस, ये लिख दिया दैट, ठीक है। आगे मैंने यहां पर लिख दिया दीज और यहां पर लिख दिया दोज। सीधा सा याद रखिए, एक मैंने यहां पर, चलिए डिब्बा बना दिया, एक है, थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर भी मैंने एक डिब्बा बना दिया, ठीक है ना। ये समझ लीजिए जो चार थे उनको हमने उनके दो जोड़े बना दिए, ठीक है ना। दिस, दीज, दैट और दोज। ये जो दिस और दीज है, इन दोनों ही प्रोनाउन का प्रयोग जो भी व्यक्ति या वस्तु की वाक्य में चर्चा होगी, वो व्यक्ति या वस्तु जो आपके नजदीक में है, पास में है, उनके लिए इनका प्रयोग होता है। वस्तु कहां पर होनी चाहिए, नजदीक या पास में होनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। वस्तु यदि नजदीक में है या पास में है तो किसका प्रयोग होगा, दिस या दीज का प्रयोग होगा। गुरुजी दिस, वस्तु तो पास में है, लेकिन दिस का प्रयोग कब करेंगे और दीज का कब करेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक इसी तरह से दैट और दोज का अपने को ध्यान में रखना है। दैट और जो दोज का प्रयोग आपको तब करना है जब वस्तु आपसे दूरी पर हो, ये डिस्टेंस बताता है, ठीक है ना, कि वस्तु आपके पास में नहीं है। वही बात वापस आ गई कि दैट का प्रयोग कब और दोज का प्रयोग कब होगा, तो मैं आपको इस चीज के बारे में भी बताऊंगा। चलिए अब देखिए, एक डिब्बा मैंने बना दिया इस तरह से, ये लो, और एक डिब्बा मैंने बना दिया इस तरह से। गुरुजी ये क्या डिब्बे पर डिब्बे बनाए जा रहे हो, देखिए थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। दिस और दैट, ये जो मैंने बनाया है, ये दोनों का प्रयोग एक वचन के लिए होगा। किसके लिए होगा, एक वचन के लिए, मतलब सिंगुलर। दोनों का प्रयोग सिंगुलर के लिए होगा। और दीज और दोज का जो प्रयोग है वो किसके लिए होगा, वो होगा बहुवचन के लिए, मतलब प्लूरल के लिए। बस ये लो, हो गई कंडीशन क्लियर। यदि कोई भी वस्तु एक है और आपके पास है, रिपीट कर रहा हूं, कोई वस्तु एक है और आपके पास है, वस्तु एक है और आपके पास है, किसका प्रयोग हो जाएगा, दिस का। वस्तु एक है लेकिन दूर है, वस्तु एक है लेकिन दूर है, दैट का प्रयोग हो जाएगा। वस्तु एक से ज्यादा है, वस्तु एक से ज्यादा और पास है, एक से ज्यादा है और पास है, दीज। वस्तु एक से ज्यादा है मतलब बहुवचन है और दूर है, दोज। मतलब दीज और दोज, इन दोनों का प्रयोग बहुवचन, वस्तुएं एक से ज्यादा हो उनके लिए इनका प्रयोग होता है। दिस और दैट का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। समझ आई बात, दिस और दैट का प्रयोग एक वचन के लिए, दिस और दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन के लिए। अगर वस्तुएं नजदीक है तो दिस और दीज का प्रयोग होगा, और दूर है तो दैट और दोज का प्रयोग होगा। ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। वस्तु नजदीक एक है, मान लीजिए मैं चार ही कंडीशन है ना अपने पास, ठीक है ना। चारों कंडीशन में क्या 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 कंडीशन, चलिए मैं एक कंडीशन आपको बता देता हूँ। कोई वस्तु है, नजदीक है, एक वचन है, नजदीक है और एक वचन है। चलिए दूसरी कंडीशन क्या हमने बनाई है, वस्तु नजदीक है और बहुवचन है, दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन, वस्तु दूर है, एक वचन है, वस्तु दूर है और बहुवचन। बस ये चार कंडीशन है। नजदीक एक वचन के लिए प्रयोग दिस, नजदीक बहुवचन के लिए प्रयोग दीज, दूर एक वचन के लिए प्रयोग दैट, दूर बहुवचन के लिए प्रयोग दोज। बस जिसके ये समझ आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया। बस ठीक है, चारों के ही मैं वाक्य आपके सामने रख देता हूं। ये हटा दिया मैंने यहां से, यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये हटा दिया। चार वाक्य मैंने लिखे हैं। एक वाक्य तो लिख दिया, दिस इज ए टेबल, खलास। दूसरा वाक्य मैंने लिखा है, दैट इज ए टेबल, क्लियर। तीसरा वाक्य मैंने लिखा है, दीज आर टेबल्स। चौथा वाक्य लिखा है, दोज आर टेबल्स।
देखिए ये इज बता रहा है कि ये वस्तुएं एक एक है, समझा गई बात। अब ये जो दिस है एक है, और किसके लिए प्रयोग हुई है, नजदीक की वस्तु के लिए। मतलब इस वाक्य का अर्थ देखिए आप, दिस इज ए टेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेबल है वो नजदीक है और एक है। इस दैट का मतलब क्या हुआ, वस्तु तो एक है लेकिन दूर है, वस्तु तो एक है लेकिन दूर है, दैट इज टेबल, मतलब वह एक टेबल है जो आपसे दूर है, ठीक है ना। इसी तरह से आर बता रहा है कि वस्तुएं बहुवचन में है, बहुवचन है, दीज का प्रयोग किसके लिए हो जाएगा, नजदीक की बहुवचन वस्तुओं के लिए, और दोज का प्रयोग किसके लिए हो जाएगा, दूर की बहुवचन वस्तुओं के लिए। बस स्थिति क्लियर हुई। चलिए ये तो हो गई नजदीक, दूर, एक वचन, बहुवचन। चूंकि मैंने आपको कहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, मतलब यही दिस दैट दीज दोज, ये एडजेक्टिव भी होते हैं। अब एडजेक्टिव कब होंगे ये, तो देखिए बिल्कुल ही आसान सी बात है, यहीं पर अपने इस चीज को समझ लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव ये एडजेक्टिव कब होंगे, क्योंकि अपने को पता है कि जो प्रोनाउन होती है वो इंडिपेंडेंट यूज होती है वाक्य के अंदर स्वतंत्र रूप से। यहाँ पर जो भी हमने चार वाक्य लिखे थे, दिस दैट दीज दोज, चारों का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, इनके तुरंत बाद में वर्ब आ गई थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सारे के सारे स्वतंत्र थे, और स्वतंत्र प्रयोग किसका हो रहा है, प्रोनाउन का हो रहा है, इसका मतलब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थी। अभी जो एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग ध्यान रखना कभी भी अकेला नहीं होता है, तुरंत बाद में कोई ना कोई नाउन दी मिलेगी। एक ही वाक्य लिख रहा हूं मैं, और एक वो जो वाक्य लिख रहा हूं सन 2010 के अंदर शायद सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक इंग्लिश के पेपर में वो प्रश्न पूछा गया था, और वो सेम ही मैं प्रश्न लिख देता हूं, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, सेम वाक्य हो, अंडरलाइन किया हुआ था दिस को, और पर्सन को डायरेक्ट किया हुआ था कि अंडरलाइंड जो वर्ड है वो वाक्य में क्या है। बस इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना। हालांकि आप, मेरे को पता है कि देखते ही आपको पता चल गया इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पूरे वाक्य का ही आप पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हैं। दिस वाक्य में सब्जेक्ट है, इज वाक्य के अंदर वर्ब है, माई वाक्य में आपको पता है, यदि आपने मेरा पहले वाला वीडियो देख लिया तो ये माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। यदि आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है तो उसमें आपको ये सीखने को मिला था, ठीक है ना। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और पेन जो है वो नाउन है, ठीक है ना। अब ये दिस पेन सब्जेक्ट है, इज जो है वर्ब है, माइन जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ी थी उसके अंदर ये चीज हमने की है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये जो दिस आया है किसका काम कर रहा है, इसके तुरंत बाद में इज दे रखा है, वाक्य में दिस अकेला है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है, ये वाक्य में क्या है, प्रोनाउन है। बेझिझक इसका जवाब आपको क्या देना है, प्रोनाउन है। और कौन सी प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन है गुरुजी डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन सी प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर दूसरे वाले वाक्य में, दूसरे वाले वाक्य में दिस अकेला नहीं है, इसके तुरंत बाद में पेन जो दे रखा वो क्या है, नाउन है पेन। और नाउन के पहले जो भी शब्द लग के और यदि उस नाउन को क्वालिफाई करे तो इसका मतलब वो तो एडजेक्टिव होता है। तो ये जो दिस है वो क्या है, वो है गुरुजी एडजेक्टिव। और कौन से वाला एडजेक्टिव है, तो वो भी आप सीधा बताओगे कौन से वाला है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो चूंकि आपको याद क्या रखना है, यदि दिस दैट दीज दोज, इन चारों का प्रयोग वाक्य में इंडेपेंडेंट हो रहा हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और यदि इन चारों का प्रयोग इंडेपेंडेंट होने की बजाय इसके तुरंत बाद में कोई भी नाउन आ रही है तो इसका मतलब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, वो किस चीज के रूप में एक्ट कर रहा है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। एक वाक्य चलिए मैं और लिख देता हूं, समझना आपको है। आपके पास वाक्य दे रखा है, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। अब देखिए इस वाक्य में दीज क्या है, गुरुजी दीज तो सब्जेक्ट है, क्योंकि आर आपके पास वर्ब है तो दीज तो सब्जेक्ट है, और ये जो दीज है सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि वाक्य में इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है और अकेली ये वाक्य में आ रही है, तो ये प्रोनाउन है। कौन सी प्रोनाउन है, तो बेझिझक हम जवाब दे देंगे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समझा गई बात। अब ये जो दीज है वो बता रहा है कि आगे जो भी चीज है, जो भी चाहे व्यक्ति हो वस्तु हो, वो प्लुरल है और नजदीक है, ये भी बात हमने सीखी है, नजदीक में है। अब मान लीजिए आपके पास वाक्य इस तरह से आ जाए, दीज बुक्स आर
माइन, दीज बुक्स आर माइन। अब इस दीज को देखिए, ये दीज अकेला नहीं दे रखा है, इसके तुरंत बाद में बुक्स नाउन दी हुई है। इसका मतलब ये जो दीज है वो क्या है, ये है गुरुजी एडजेक्टिव। और कौन से वाले एडजेक्टिव हैं, तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बस, तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, बशर्ते अपने को ध्यान रखना है कि वाक्य में इनका प्रयोग कैसे हुआ है। तो ये था प्रोनाउन का दूसरा पार्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से मैं प्रोनाउन के अगले भेद को लेकर आपके सामने फिर अगले सेशन में उपस्थित होने वाला हूं। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए। वीडियोस पसंद आ रहे हैं लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस चीज़ का फायदा मिलना चाहिए अपने दोस्तों को। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी यदि आपको मन में शंका हो, उस शंका को दूर करने के लिए निश्चित है कि आप कमेंट कीजिएगा। आपको कोई भी मेरे द्वारा पढ़ाने की शैली में कुछ भी आपको लगे, लेफ्ट राइट कोई भी बात लगे, आप कमेंट करके निश्चित रूप से मेरे तक पहुंचाने की कोशिश करो। आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। मिलूंगा अगले सेशन के अंदर प्रोनाउन के एक और पार्ट को लेके, तब तक के